हेलो वेलकम स्टूडेंट। मेक इट इजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 के अंदर हमने जो स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा था, कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में प्रश्नावली थी। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान का भौतिक विभाजन। जो फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान है, चैप्टर 2, उसका अध्ययन करेंगे आज अपन। तो उससे पहले जो पिछला लेक्चर हुआ है जिसके अंदर मैंने स्थिति विस्तार के बारे में बताया, थोड़ा सा मगिंग अप करके सारा समराइज्ड वे के अंदर बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ब्रह्मव्रत किसे कहा जाता है, मरुकांतार किसे कहा जाता है, राजस्थानीय आदित्य, राजस्थानीय। उसके बाद में पढ़ा था जो मूणोत्तरैण श्री ख्यात, 2 पुस्तकों के बारे में पढ़ा था हमने, राजरूपक के बारे में पढ़ा था, और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के बारे में पढ़ा था, कब प्रकाशन हुआ उसके बारे में। स्थिति विस्तार में अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना है उसके बारे में हमने देखा था। अच्छा, राजस्थान की स्थिति अक्षांश देशांतरीय स्थिति कितना बताया था मैंने, 23/3 से 30/12, 69 30 से 78/17 तक। कितनी थी ये वाली, कितनी थी, 826 थी, 869 थी। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान से सीमा लगती कितनी थी, 1070 थी। उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में मैक्सिमम किसके साथ लगती थी, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। सबसे कम किसके साथ थी, पंजाब के साथ थी 89 किलोमीटर की। ठीक है। अच्छा, 5920 क्या थी, टोटल स्थलीय सीमा थी। उसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 थी, बाकी बची जो अंतर्राज्यीय सीमा थी। ठीक है। किन किन जिलों के साथ में सीमा लगती है, 50 जिले नए बने हैं, 7 अगस्त 2023 को बने थे नए जिले, उनके बारे में बताया। 10 संभाग बने, कौन कौन से जिले आते हैं उन संभागों के अंदर, वो सारा बताया। तो ये सारा समराइज्ड वे के अंदर था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। तो एक क्वेश्चन पुट करता हूं आपको मैं पिछले लेक्चर से, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक द एनाल्ट एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है कि यह पुस्तक जो लिखी गई थी इसका प्रकाशन किस वर्ष के अंदर हुआ था। जिन्होंने नोटबुक में नोट किया है वो सारे रिवाइज करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो रिग्रेट करेंगे, एग्जाम के बाद में की बात है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है राजस्थान का भौतिक विभाजन, आज का चैप्टर है राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो फिजिकल डिवीजन क्या है, किन किन प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा जाता है। तो जो जो ज्योग्राफिकल जो सिमेट्री होती हैं उनके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है किसी भी भूमि को, चाहे भारत का हो चाहे राजस्थान का हो। तो ये राजस्थान का भौतिक विभाजन का जो मैप आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर मेनली देखना आप, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला जो प्रदेश है इसके अंदर मरुस्थल का प्रकार है रेतीला मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल है, लेकिन पूरा जो है यहां से यहां तक ये वाला मरुस्थल का भाग है। राजस्थान के मध्य के अंदर ये वाला है अरावली आती है मध्य के अंदर। इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और लास्ट वाला हाड़ौती प्रदेश है। तो मुख्यतः मैंने कितने भाग बताए, 4 भाग बताए। राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से हो गया कि पश्चिम के अंदर मरुस्थल है, मध्य के अंदर अरावली है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और लास्ट वाला हाड़ौती का पठार है। ये मेनली 4 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं सर्वसामान्य रूप से, बाकी और क्लासिफिकेशन भी किए गए हैं। जनरल क्लासिफिकेशन आपको ये बताया जाता है। अच्छा, अरावली जो है, ये अरावली आप देख पा रहे हैं, ये एकदम सीधा नहीं है। यहाँ पर जो मिडल अरावली है उसकी चौड़ाई कम है, दक्षिण और उत्तर के अंदर चौड़ाई ज्यादा है। सारा पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या क्या डिवीजन है फिजिकल डिवीजन के बारे में। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसको बताने से पहले आपको एक रूपरेखा तैयार करता हूं मैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन क्या है और इसके अंदर कहां से हम शुरू करते हैं। तो जैसे टोटल हमारी जो ये पृथ्वी के बारे में बताता हूं आपको कि कैसे राजस्थान बना है, इस राजस्थान का जो लैंड जो अभी एक्वायर करता है वो किस हिसाब से। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर 1912 में इन्होंने क्या बताया कि पहले एक पूरा जो पृथ्वी था, एक पूरा भूभाग एक जगह हुआ करता था और उसके चारों तरफ पानी हुआ करता था। लेकिन इंटरनल प्रेसेस की वजह से क्या हुआ कि वो दरारें आ गई और वो फैल गई। जो लैंड थी वो एक डिस्प्लेसमेंट लेकर के, एक दूरी लेकर के अलग अलग फैल गई। आपको एक ऑब्जर्वेशन करना, देखना ध्यान से, ये मैं आप बता रहा हूं ये चीज, इसका वेरिफिकेशन करना। देखना, ये जो एरिया है अमेरिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका के एरिया, इसको मैं अगर पास लाऊं तो यहां पर फिट बैठेगा क्या रे, यहां पर फिट बैठेगा क्या, ये वाला एरिया यहां पर लाऊं तो ऐसे लग रहा है ना कि नीचे से प्रेशर दिया गया तो ये भूमि है जो फैल गई है। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं कि डॉक्टर, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर थे, इन्होंने क्या बताया कि ये प्रेशर के कारण से पहले जो एक भूमि हुआ करती थी, एक भूमि हुआ करती थी, जैसे ये जो टोटल लैंड है इस मास को बोला जाता है पेंजिया। इसको क्या बोला जाता है, पेंजिया। और जो पानी वाला भाग था, ये जो आउटर, ये जो बॉडी है 2, ये लैंड एरिया है, और बाकी जो बचा है वो
पैंथालासा, पैंथालासा। तो इनिशियल में क्या हुआ करता था कि पेंजिया और पैंथालासा हुआ करते थे। पेंजिया दो भागों में स्प्लिट हो गया, एक उत्तर के अंदर एक दक्षिण के अंदर। अच्छा, उत्तर वाला भाग था उसको क्या बोला गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इन उत्तर वाले भाग को ध्यान से सुनना, उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड। इनके बीच में जो समुद्र का एरिया है, ये बीच में जो समुद्र का एरिया है उसको बोला गया टेथिस सागर। उसको क्या बोला गया? टेथिस सागर। आपको पूछ लेगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर है उसका नाम क्या है? टेथिस सागर। पेंजिया किसको बोला गया? जो एक कंबाइंड जो लैंड हुआ करती थी उसको पेंजिया, और बाकी आउटर जो जल है यहां पर सारे वो पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एक ऑब्जर्वेशन था, जनरल ऑब्जर्वेशन कि किस हिसाब से स्प्लिट हुए हैं। देखना मरुस्थल, और मैंने चार भागों में आपको इनिशियली डिवाइड किया कि मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, उसके बाद में अरावली है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और हाड़ौती प्रदेश है। ठीक है, तो इसके अंदर मरुस्थल और पूर्वी मैदान, मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो थे वो टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। टेथिस सागर किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अरावली और पठारी प्रदेश जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरुस्थल है, जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, वो किसका भाग है? वो गोंडवाना लैंड का भाग है या टेथिस सागर का भाग है? ध्यान में रखना है, चार डिवीजन बताए थे। अरावली और पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, मरुस्थल और पूर्वी मैदानी है वो टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, चार क्लासिफिकेशन मेनली चार भागों में विस्तृत किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मैंने आपको इनिशियल में बताया कि चार भौतिक भागों में राजस्थान का जो है वर्गीकरण किया जाता है भौतिक विभाजन के आधार पर। कौन कौन से हैं देखना, पश्चिमी मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा बताया मैंने? अरावली, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट वाला कौन सा था? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये चार डिवीजन बताए मैंने आपको, मेनली ये चार भागों में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, मरुस्थलीय के अंदर कौन सा आता है? मरुस्थलीय में आता है जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ए के अंदर डिवाइड करता हूं मैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो भी दो आगे फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है, या तो बालुका स्तूप युक्त या बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप युक्त, और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त। इनका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा मैं आगे। नेक्स्ट है बी, इसी के अंदर कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी आगे चार पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है इसके अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, वो भी आगे चार भागों में डिवाइड होता है। इसका चार भाग आप नाम लिखना। पहला है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान।
मतलब जहां से घग्गर नदी बहती है। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है तीसरा है नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट वाला कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश को लूणी बेसिन भी कहते हैं, आगे लिखाऊंगा आपको। अरावली के अंदर, अरावली के अंदर पहला आता है उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली और तीसरा दक्षिण अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको भी आगे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो बेसिन है, नदी बेसिन है, उनके हिसाब से जो है इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे चंबल बेसिन है, माही बेसिन है, बाणगंगा है। तो लिख लेते हैं इसके अंदर चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। थर्ड लिखते हैं बाणगंगा बेसिन। अच्छा, ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूं, ये सारी रीढ़ की हड्डी है। जो भी आपको ये भौतिक प्रदेश बताया जा रहा हूं, इनकी रीढ़ की हड्डी है। इस क्लासिफिकेशन को सबसे इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है। जो भी ये क्लासिफिकेशन है, इनमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पुट कर लिए जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पुट कर लिए जाएंगे। बनास बेसिन, ठीक है। अच्छा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको भी हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो विंध्य कगार और एक डंकन प्लेट्यू। विंध्य कगार, विंध्य कगार क्षेत्र, और दूसरा है डंकन डंकन का पठार। ये जो मेजर क्लासिफिकेशन है राजस्थान के जो भौतिक भूभाग हैं उनका। अच्छा, इसके अंदर आप ध्यान में रख लेना कि ये कितना प्रतिशत है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 61.11% है। अरावली प्रदेश कितना है? अरावली प्रदेश का जो प्रतिशत के अंदर जो हम मानते हैं लगभग पूरे राजस्थान का 9% एरिया। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% और 6.89% जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो ये प्रतिशत भी डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछता है। पूरे क्लासिफिकेशन को लिख लेना है, जो भी है डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पुट होता है। नेक्स्ट देखना, पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना प्रतिशत बताया था मैंने? 61.11, 61.11। तो हमारा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना प्रतिशत है? 61.11%। जो टोटल थार मरुस्थल है उसका राजस्थान में एरिया कितना है? टोटल जो थार मरुस्थल है उसका राजस्थान में एरिया कितना है? 62% अकेला जो थार का डेजर्ट है वो राजस्थान में 62% है। 19 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं यहाँ की। और 0 से 50 सेंटीमीटर जैसे यहां तक का एरिया है। अच्छा, एक वर्षा के बारे में इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि वर्षा जो है राजस्थान के अंदर पश्चिम से लेकर आप दक्षिण, जो ये दक्षिण वाला एरिया है यहां पर और ये वाला एरिया है पूर्व का एरिया। मतलब आप अगर यहां ये वाला जो एरिया है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। यहां 0 से 50 तक है तो यहां 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा होती है। ठीक है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या है कि यहां अरावली की छाया आती है, इस वजह से यहां पर बारिश नहीं होती है। इस वजह से जो मरुस्थल का एरिया उसके अंदर बरसात नहीं होती है। रेगिस्तान का मार्च, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है रेगिस्तान का मार्च। किसको बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च? मतलब रेगिस्तान है वो उठ के चल रहा है, वो खुद से चल सकता है क्या रे?
रेगिस्तान खुद से चल सकता है यार? हवा से चल सकता है। कैसे चलता है? हवा चल रही है तो वहां से रेतीली भूमि आगे की ओर चल रही है और वो डेजर्ट का एरिया बढ़ा रही है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है एक रेगिस्तान का मार्च। सबसे ज्यादा जो नाचना गांव जैसलमेर है इसके अंदर ये घटना होती है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, आप ये मान सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं रेगिस्तान की, यहां पर सबसे एडवर्स कंडीशन है, क्लाइमेट की सबसे एडवर्स कंडीशन है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि यहां पर अगर 40 लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये टेम्परेचर सपोर्ट करता है कि अरावली के अंदर जो ये अरावली है इससे होते हुए अरब सागर से पानी उठा करके 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस से ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उस पर पानी को फेंक देता है। ये किस वजह से होता है? यहां पर लो प्रेशर जनरेट होता है, मरुस्थल के अंदर लो प्रेशर जनरेट होता है, जिससे अरब सागर से पानी कहां पर चला जाता है? हिमालय पर चला जाता है, इसी से मानसून की वर्षा होती है। अगर ये मरुस्थल नहीं होता तो मानसून नाम की चीज ही नहीं होती, समझ रहे हो? तो ये इसका इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा। पहला पढ़ते हूं इसके अंदर, पश्चिमी मरुस्थलीय के प्रदेश के अंदर अपना आता है सबसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो एक्चुअल जो मरुस्थल आप बात करते हो सबसे शुष्क मरुस्थलीय, जिसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है, महान मरुस्थल भी कहा जाता है इसे। अच्छा, सम प्रदेश मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया होगा, सम जैसलमेर जो है वो ऐसा एरिया है जहां पर बारिश ही नहीं हुई है, बारिश ही नहीं हुई है, डेजर्ट सफारी करके यहां पर जो टूरिज्म के लिए जो है डेवलप किया गया है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, यह प्रश्न पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है लाठी सीरीज क्या है। डायरेक्ट पुट करता है कि लाठी सीरीज है क्या? भूगर्भिक जल पट्टी है या कोई खनिज पट्टी का नाम है क्या? ये जैसलमेर में जो पोखरण है उससे हनुमानगढ़ तक, जैसलमेर में पोखरण से लेकर हनुमानगढ़ तक एक 80 किलोमीटर लंबाई, याद रखना 80 किलोमीटर की मीठे पानी की एक जो पट्टी है वो भूगर्भिक जल पट्टी है, मतलब जो पानी है वो मेन एरिया से नीचे की ओर फ्लो करता है। तो ये भूगर्भिक जल पट्टी है, इसका नाम क्या है? लाठी सीरीज है। एक चंदन नलकूप याद रख लेना आप, चंदन नलकूप क्या है? ये मतलब ये लाठी सीरीज का जो पानी है वो ही चंदन नलकूप में आप ये मान सकते हो कि इसको बोलते हैं थार का गड़ा। किसको बोलते हैं? चंदन नलकूप को। जो लाठी सीरीज है इसके पास है लगभग 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला है मीठे पानी का। मीठे पानी का जो ये नलकूप है इसको बोलते हैं चंदन नलकूप। कहां पर है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में बांटा था मैंने, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने एक आपको बताया था बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। ये क्या है रे दोनों? ये बालुका स्तूप मुक्त का मतलब है जहां बालुका रेत बालू के जो धोरे हैं वो नहीं है, और बालुका स्तूप मुक्त मतलब युक्त तो हो गया जहां पर है, और मुक्त मतलब जहां पर नहीं है। अच्छा, बालुका स्तूप का भी एक विशेष अध्ययन किया जाता है। जैसे बालुका स्तूप बनते कैसे हैं? हवाओं की दिशा से बनते हैं। मान लो हवा की दिशा बालुका स्तूप की दिशा में चल रही है तब तो रेखिक वाला बनेगा, मतलब अनुप्रस्थ वाला बनेगा, और उसके ऊर्ध्वाधर चल रही है तब कौन सा बनेगा रे? तब कौन सा बनेगा? अनुदैर्ध्य बनेगा। तब अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप है उसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावा भी जो शेप है उसके आधार पर कई होते हैं। जैसे बरखान है, सबसे जो खराब वाला माना जाता है ना रे बालुका स्तूप, वो बरखान है, बहुत ही खराब है। ये आगे डेजर्ट को प्रमोट करता है, बरखान याद रखना। पैराबोलिक भी होता है, सब्र काफीज भी होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको सब्र काफीज के बारे में भी क्या होता है। और पैराबोलिक है, तारा जो तारे की शेप में बनता है उसको तारा बोलते हैं, मतलब। और काफ़ी ये जो शेप्स हैं जो है शीफ करके भी बनता है, जो हाफ जो मतलब बरखान है, मतलब अर्धचंद्राकार है, उसका हाफ शेप बनता है, उसको बोलते हैं शीफ बोलते हैं। इसके बारे में एक आपको लिखवा दूंगा। बालुका स्तूप के प्रकार हैं एक्चुअली। आपसे इन टर्म्स से मैंने अभी तक जो बोली इनके अंदर भी डायरेक्ट बोल देता है कि कौन सा निम्नलिखित में से बालुका स्तूप का प्रकार है। तो ये जो टर्म्स बोली इनके अलावा कोई आता है तो वो बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, बाकी ये बालुका स्तूप के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये 4 डिवीजन आते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय के अंदर। कौन सा चल रहा है अभी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा है, उसके अंदर पार्ट बी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाड़ प्रदेश। कौन सा है? जो लूणी बेसिन, जहां पर लूणी नदी प्रवाहित होती है वो वाला बेसिन, लूणी बेसिन। ठीक है, घग्गर प्रदेश कौन सा है? मैं मैप के अंदर आपको दिखा रखा है, ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना रे, ये घग्गर का मैदान, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर आ रहा है ना। ये अनूपगढ़ है, पहले गंगानगर का पार्ट था, अभी 50 जिले बन गए तब अलग हो गए, पहले वाले आपको बताया मैंने। ठीक है, तो ये घग्गर का मैदान जहां से घग्गर नदी बहती है वो वाला ग्राउंड घग्गर का मैदान। अच्छा, शेखावाटी प्रदेश कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश ये यहां पर देखो,
ये लिख रखा है शेखावाटी प्रदेश, ये वाला। कौन कौन से जिले आते हैं इसके लिए लिखवाया है मैंने ये मैप के अंदर, कि इनके अंदर जो जो जिले आते हैं वो आपको एक माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैं शेखावाटी प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि मैं इन जिलों की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले जिलों की। ठीक है। नागौरी उच्च भूमि कौन सी है? नागौरी उच्च भूमि ये शुष्क अर्ध शुष्क वाला भाग है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, नागौर के पास वाला, नागौर कुचामन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, डीडवाना, ये नागौरी उच्च भूमि है। कितनी उच्च है ये कितनी उच्च है? लगभग 250 से लेकर आप 300 मीटर एलिवेशन, या 300 से 400 लगभग आप मान सकते हो, 300-400 मीटर का एलिवेशन है, वो इस नागौरी उच्च भूमि का है। ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश कौन सा वाला प्रदेश है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, आप जो ये मैंने आपको ये पार्ट बताया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अंदर ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट है गोडवाड़ प्रदेश। लूणी जहां से प्रवाहित होती है उसको लूणी बेसिन, तो इसका नाम रख दिया लूणी बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट देखना घग्गर का मैदान, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पहला पार्ट पढ़ रहा हूं, घग्गर का मैदान। घग्गर जो नदी है उसके 3-4 पॉइंट है उसके बारे में। नाली कहा जाता है, कहां पर कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस घग्गर नदी का नाम ही कहा जाता है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसको, स्थानीय भाषा के अंदर इसको नाली कहा जाता है। अच्छा, बग्गी एक नाम आता है, एक टर्म आता है बग्गी। उत्तरी पूर्वी उपजाऊ जो मिट्टी क्षेत्र है यहां का, घग्गर का जो उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी क्षेत्र है उसको बोलते हैं बग्गी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट लिखवा के रख रहा हूं, ये RMSS में डायरेक्ट पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां पर चलती हैं? और ऑप्शन ए आएगा जैसलमेर, वो लगा क्या होगे? ऑप्शन ए जैसलमेर आएगा और वो लगा क्या होगे, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर आंधियां नहीं चलती, सबसे ज्यादा जो जिला जिसके अंदर आंधियां चलती हैं वो गंगानगर का एरिया, ये वाला एरिया नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट देखना शेखावाटी प्रदेश, सेकंड वाला पढ़ रहा हूं मैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। अच्छा, शेखावाटी प्रदेश को क्या बोला जाता है? बांगर प्रदेश बोला जाता है। आंतरिक जल प्रवाह, यहां जहां नदियां हैं, वो तोरावटी एक नदी हुआ करती थी यहाँ, जो अभी नहीं है, तो ऐसे मानते हैं कि आंतरिक जल, सरस्वती नदी नहीं है क्या, वो आंतरिक जल प्रवाह नहीं करती क्या, कि अंदर बह रही है, तो वैसे ही यहाँ पर मानते हैं कि आंतरिक नदियां बहती हैं, तो इसको बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र या तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्यों? मैंने बताया था कि तोरावटी नदी बहती है इसलिए तोरावटी क्षेत्र। अच्छा, खादर और बांगर के बारे में बता देता हूँ। खादर क्या है कि जो नदियां हैं, नदियां फ्लो कर रही हैं, उस टाइम पर जो ऊपर वाली लेयर होती है, नदियां फ्लो कर रही हैं उस टाइम पर ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे उपजाऊ लेयर है। जहां पर बेसिन बना है, नदियां फ्लो कर रही हैं उसके पास में जो बेसिन बना है, बेसिन बोला जाता है जहां नदियां प्रवाहित कर रही हैं उसके आसपास वाला एरिया। तो जहां पर पानी फ्लो कर रहा है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी और वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, क्योंकि बार बार जो मिट्टी है वो ला करके बिछाई जाएगी नदियों द्वारा। अच्छा, जहां पर नदियां आती थी पहले लेकिन अब नहीं आती हैं, पहले नदियां आती थी लेकिन अब नहीं आती हैं, उस प्रदेश को बोलते हैं बांगर। मतलब वहां पहले नवीन जलोढ़ बिछाई गई थी लेकिन अब वो पहले उपजाऊ थी, अब अनुपजाऊ बन गई है जलोढ़ ही लेकिन प्राचीन जलोढ़ है। ये किस टाइप की होती है? अनुपजाऊ। हर पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट आप ढंग से देख लेना। ठीक है। ये थर्ड वाला भाग है नागौरी उच्च भूमि। तीसरा वाला कौन सा था? नागौरी उच्च भूमि। अच्छा, नागौर कौन सा है? मैंने बताया था आपको, नागौरी उच्च भूमि, ये वाला भाग। कौन सा वाला भाग? नागौर डीडवाना कुचामन की उच्च भूमि जो है उसको बोला जाता है नागौरी उच्च भूमि। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ के पानी में है, यहाँ का नमकीन पानी है, नमक की मात्रा ज्यादा है लूणी की वजह से। मतलब कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांस बेल्ट, ये 3 नाम देख रहे हो ना, ये 3 नाम देख रहे हो, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांस बेल्ट, इससे ये प्रभावित है क्षेत्र। जायल श्रेणी जो है फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? नागौरी उच्च भूमि के अंदर है। ये कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी पढ़ी है, क्या होती है रे? ये देखना, ये बैंड हो जाती है, रीढ़ की हड्डी जो है वो बैंड हो जाती है, ये देख पा रहे हो, रीढ़ की हड्डी है ना वो बैंड हो जाती है, उसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। सबसे ज्यादा ये नागौरी उच्च भूमि है, इसके पास वाला एरिया है ना उसके अंदर पाई जाती है ज्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट देखना, चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? ये नीचे वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नीचे वाला एरिया है, ये कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश है। मुख्य नहर कौन सी है? नर्मदा नहर है यहाँ पर। बांध याद रखने हैं, जवाई बांध है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है। अच्छा, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ गोडवाड़ प्रदेश के अंदर कहाँ से कहाँ तक? सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है। बालोतरा के अंदर जो मोकलसर गांव है उससे लेकर के शिवाणा तक, शिवाणा बाड़मेर के अंदर आता है, शिवाणा तक 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर की ये लंबाई है और इनकी चौड़ाई जैसे 1.5 किलोमीटर की है और 56 लगभग एक श्रृंखला के अंदर बनी हुई है पहाड़ियां, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 56 की पहाड़ियां बोलते हैं।
ग्रेनाइट जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहां पर? आपका गोडवाड़ प्रदेश के अंदर, 56 की पहाड़ियों के अंदर। सारे पॉइंट नोट करते जाता ना। जवाई बांध आपने देखा होगा कई इमेजेस के अंदर। चौथा अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखना कि मरुस्थल जो है, मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ाया। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो टर्म डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछता है। इर्ग, हमादा और रेग, ये तीनों अपने आप में जुड़ी हुई हैं, मरुस्थल के प्रकार हैं। देखना, हमादा, ये एक एरिया है, ठीक है। यहां पर पोखरण, जैसलमेर, पोखरण, ये फलोदी, फलोदी अपने आप में जिला बन गया है अभी, और ये वाला बालोतरा। इनके बीच के अंदर, इन तीनों के बीच के अंदर ये जो पार्ट है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा, एक पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मरुस्थल है, उसको बोलते हैं हमादा। इर्ग क्या होता है? इर्ग होता है पूरा रेगिस्तानी मरुस्थल। जैसे जो मैंने बताया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बताया ना, वो है इर्ग। जिसको मैंने महान मरुस्थल, मैंने इनिशियल में जो लिखाया था पश्चिमी मरुस्थल, उसमें भी लिखाया था कि महान मरुस्थल के बारे में लिखाया था, तो उसको क्या बोलते हैं? इर्ग भी बोलते हैं उसको। हमादा क्या होता है? हमादा होता है जो पथरीला होता है। रेग क्या होता है? मतलब मिक्सर है, वो रेतीला भी है और वो पथरीला भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इर्ग। बरखान के बारे में मैंने चर्चा की थी, बरखान। तो देखना, बरखान को मैं आपको सिखाता हूं कि बरखान क्या है। ये लिख लेना, कई बार ये इसमें से पूछ लेता है, हमादा जो है किन किन के बीच में है, ये वाला पूछ लेता है कई बार। बरखान देखना, बरखान जो है इस टाइप से, देखो इस टाइप से, ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बन जाते हैं, इनको बोलते हैं बरखान। अच्छा, बरखान जो है इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, बरखान को मैं यहां से कट कर देता हूं, ये तो ये क्या बन गया? ये बन गया शीफ। बरखान को मैंने बीच में से कट कर दिया, हाफ बरखान क्या हो गया? शीफ बन गया। अच्छा, सब्र काफीज क्या होता है? सब्र काफीज देखना, सब्र काफीज ये आप देख पा रहे हो ना, यहां पर ये झाड़ियां मरुस्थल के बीच के अंदर, ये झाड़ियां देख पा रहे हो ना। मरुस्थल इलाके में छोटी झाड़ियों और ऊंचे घास के झुंड जो होते हैं, उनके चारों ओर बनते हैं सब्र काफीज बनते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले, ये देख पा रहे हो ना आप, ये सब्र काफीज है। खड़ीन, खड़ीन इंपोर्टेंट पूछता है, किस द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की तकनीक है और सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। ये खड़ीन है ना, मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप के अंदर यहां पर जो है, यहां पर क्या है कि जल संग्रहण कर लिया जाता है। जैसलमेर के अंदर जो बालू का स्तूप बनते हैं, इन बालू का स्तूपों को, दो बालू का स्तूपों के बीच के अंदर जो भी एरिया ये है, यहां पर जल संग्रहण कर लिया जाता है और इसका यूज किया जाता है बाद में कृषि कार्य के लिए। तो इस तकनीक को बोलते हैं खड़ीन, ठीक है। पलाया क्या होती है? इस खारे पानी की जो झील है मरुस्थल के अंदर, उसको बोलते हैं पलाया झील। इनसेलबर्ग, इनसेलबर्ग क्या होता है कि ढालनुमा चट्टानें होती हैं रेगिस्तान के अंदर, जो ढालनुमा चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं इनसेलबर्ग। पीवड़ा, पीवड़ा एक सांप है, जहरीला सांप है, मतलब ऐसे बताते हैं कि सांस के थ्रू भी वो अपना जहर है वो ट्रांसमिट कर देता है। मतलब पीवड़ा जहाँ जो है सांप का एक जो प्रकार है रेगिस्तान के अंदर। बबूलिया, जो बबूलिया ये टर्म जैसे जो राजस्थान के अंदर तो पॉपुलर है, छोटे जो क्षेत्र है उनके अंदर वायु का भ्रमर होता है, उसको बोलते हैं बबूलिया, पूछ लेता है कई बार। थली जो है लूणी नदी के अंदर उत्तर पश्चिम में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग। अच्छा, क्या समझे रहे इससे? ये जो जैसलमेर बीकानेर वाला पार्ट है ना, ये जैसलमेर बीकानेर वाला भाग है ना, उसके अंदर जो ऊंचा उठा हुआ भाग है ना, उसको बोलते हैं थली। लूणी नदी है उसके, ये बोला है कि उत्तर के अंदर मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका पूर्वी ऊंचा हुआ भाग, उसको बोलते हैं थली। अच्छा, रोही मैदान, रोही मैदान किसको बोलते हैं? रोही मैदान आपको देखो बताऊंगा, रोही मैदान के बारे में बताऊं। देखो ये जो मैंने बताया बरखान, ये जो मैंने बताया बरखान, ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप थे वो क्या थे? बरखान थे। अच्छा, ये बरखान का ये वाला जो भाग है ना, जो मतलब जो बरखान का अर्धचंद्राकार जो है उसके अंदर ये निम्न भूमि वाला क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं रोही मैदान। आगे चीज समझ में, उसको बोलते हैं रोही मैदान। किसको? बरखान के अंदर जो निम्न भूमि क्षेत्र वाला भाग है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अपन ने
चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दूसरा पढ़ रहे हैं अपने अरावली प्रदेश, पहला अपना कंप्लीट हो गया है मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, अरावली के बारे में देखना, अरावली जो इसका विस्तार, कुल विस्तार कितना है, 692 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कितना है 692 में से 550। पूरी कितनी है, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स जहां पर संसद भवन बना हुआ है वहां दिल्ली तक जो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई। राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में ये खेर ब्रह्मा गुजरात की सीमा, इससे खेतड़ी नीम का थाना, पहले झुंझुनू में हुआ करता था, अलग जिला बना दिया है नीम का थाना, वहां तक ये अरावली का विस्तार है। अच्छा, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां तक है, 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। टोटल अरावली कितने में है, 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर 9 ऐसे जिले हैं जहां जो है अरावली का विस्तार है। ठीक है, टोटल अरावली का विस्तार है 9 जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर। अरावली के अंदर मैंने बता दिया आपको, ये अरावली यहां से जो है इस टाइप से है, मतलब एक डायरेक्ट इस टाइप से अरावली की श्रृंखला नहीं है, ये वाली शेप है अरावली की। यहाँ पर ये वाला एरिया ज़्यादा है, इधर वाला एरिया, मिडल वाला एरिया कम है, ये अरावली की शेप यहाँ पर। अच्छा, अरावली का विस्तार 3 भागों में मैंने डिवाइड किया अरावली को, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तर अरावली तो 450 मीटर है, इसकी जो औसत बता रहा हूं मैं, मध्य अरावली की 700 मीटर और दक्षिण अरावली की 1000 मीटर। मतलब दक्षिण अरावली में जो भी चोटियां होंगी वो सबसे ऊंची होंगी। ठीक है, क्योंकि औसत ऊंचाई ही 1000 मीटर से ऊपर है। अच्छा, उत्तर अरावली, उत्तर अरावली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना, नोट डाउन करना कि इसका विस्तार कहां से है। तो सांबर में जो सिंघाना, सांबर जो है उससे सिंघाना, झुंझुनू और सिंघाना से लेकर के खेरथल तिजारा तक इतना विस्तार है किसका, उत्तरी अरावली का। औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर की है। निर्माण आप याद रख सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर अरावली या मध्य अरावली या दक्षिण अरावली, सब में चोटियां पूछी जाती हैं कि कौन सी चोटी किस जो अरावली क्षेत्र है उसके अंदर आती है और उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में। जैसे रघुनाथगढ़ है उसके बारे में इंपॉर्टेंटली पूछता है, शिक्कर के अंदर आती है 1055 मीटर। इसके अलावा बाकी ये 4 है ना, इनको भी नोट डाउन करके रख लेना। बाकी रघुनाथगढ़ के बारे में तो फ्रिक्वेंटली पूछता है ये। अच्छा, ये रणथंबोर है ना, ये जो अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दोनों आकर के मिलती हैं कहां पर, रणथंबोर के अंदर। ठीक है, ये चोटियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अरावली के अंदर चोटियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार कहां से है, औसत ऊंचाई कितनी है, प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखना है। विस्तार आप एक नॉर्मली याद रखते हैं कि सांभर जो है अभी जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, ये देवगढ़ राजसंबंध तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है। निर्माण भी याद रख सकते हैं कि इसमें किन किन का निर्माण जो है मेनली पाई जाती हैं, कौन कौन सी चट्टानें। मध्य अरावली की चोटियां कौन कौन सी हैं, गोरमजी याद रख लेना, तारागढ़, तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला, तारागढ़ अजमेर वाला, जहाँ पर तारागढ़ का किला बना हुआ है, जो उड़ना राजकुमार था उसकी रानी तारा देवी, उनके नाम पर तारागढ़ का किला बना था, वही तारागढ़ अजमेर। आप याद रखना, चोटी 873। गोरमजी की याद रखना 933। नागपहाड़, नागपहाड़ अजमेर कौन सा वाला रहे, नागपहाड़ अजमेर वही जो जहाँ से लूणी नदी निकलती है। ठीक है, बालोतरा के बाद में इसका पानी जो है खारा हो जाता है, याद रखना, लूणी नदी का। अजमेर के अंदर 895 मीटर। एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो मध्य अरावली है इसके अंदर सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। मध्य अरावली जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा दर्रे, दर्रे क्या होते हैं, 2 पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके बीच में धरातल की जो संकीर्ण भूमि है उसको बोलते हैं दर्रा। मतलब ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच में सकड़ा एरिया है जो धरातल है, जहाँ से चला जा सकता है, जहाँ पर रोड बनाई जा सकती है, वो संकीर्ण एरिया उसको बोलते हैं दर्रा। अच्छा, मध्य अरावली के दर्रे, गोरम घाट दर्रा, ये इमेज काफ़ी जगह देखी होगी आपने कि राजस्थान का आता है कि राजस्थान में मरुस्थल है, फिर ये इमेज दिखाते हैं कि मरुस्थल के अलावा भी है, यहाँ पर काफ़ी जगह दिखाते हैं। गोरम घाट दर्रा है ये, कौन सा है, गोरम घाट दर्रा है। कहाँ से कहाँ तक है, राजसमंद में, लेकिन ऐसे नहीं पूछता कहाँ पर है, ये ऐसे पूछता है किन किन के बीच में है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि मारवाड़ जंक्शन पाली है, उससे देवगढ़ आमेर राजसमंद के बीच का जो रेल मार्ग है उसको जोड़ता है, याद रख लेना, है ना। रेल मार्ग, तभी आपको रेल मार्ग दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कामली घाट दर्रा। कामली घाट दर्रा भी कहाँ पर है, राजसमंद में, लेकिन किन
जगहों को जोड़ता है, ये वाला पूछा जाता है दर्रों के अंदर। तो जोजावर पाली जो है उससे देवगढ़ राजसमंद के बीच का सड़क मार्ग, ये जो गोरम घाट है वो तो जोड़ता है रेल मार्ग को, और ये कामली घाट है ये सड़क मार्ग, कहाँ कहाँ के बीच में, जोजावर से लेकर के देवगढ़ राजसमंद के बीच का जो सड़क मार्ग है उसको जोड़ता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये जो आपके मध्य अरावली के दर्रे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार, यहाँ औसत मैंने औसत आपको तीनों का लिखा दिया है इनिशियल में, कितना कितना था, 450, 700 और 1000, 450, 700 और 1000 क्या था ये मीटर के अंदर। उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली औसत ऊंचाई है। निर्माण याद रख लेना आप, ग्रेनाइट चट्टानें, 56 की पहाड़ियां बताई थी मैंने, उसमें भी बताया था आपको कि ग्रेनाइट चट्टानें वहां पर मिलती हैं, ठीक है। विस्तार भी इंपॉर्टेंटली लिखकर याद रख सकते हैं। चोटियां सबसे ज्यादा अरावली के अंदर, आप ये मानकर चलो कि अगर भौतिक विस्तार में क्वेश्चन तो आना है, 99.99% क्वेश्चन भौतिक विभाजन से आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि अरावली के अंदर से आएगा, और अरावली में जो है ये आपकी चोटियां हैं इनके बारे में पूछेगा कि आप अवरोही क्रम में रखो, आरोही क्रम के अंदर रखो, ये वाली चीजें पूछता है आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा दक्षिण अरावली में सबसे ऊंची चोटियां हैं। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। अच्छा, ये आपको जो डाटा मैं जो लिखा रहा हूं इतना ऑथेंटिकेटेड डाटा है कि आप इस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, अगर RMSSS भी अलग देता है तो आप इसको भेजेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर इसका आपको ऑब्जेक्शन इजीली लगा सकते हैं, इतने ऑथेंटिकेटेड डाटा यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1722 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1722, इसके लिए ऑब्जेक्शन भी आप लगा सकते हो इजीली, ठीक है। शेर सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा सिरोही, जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर, आबू सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 किलोमीटर, 1224 मीटर, सज्जनगढ़ 938, ये सारी मीटर के अंदर डिस्टेंस हैं। कितनी ऊंचाई है, कौन सा नाम है और किस जिले के अंदर है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। गुरु शिखर सिरोही के अंदर है 1722 मीटर है, शेर सिरोही के अंदर 1597, डिजिट तक याद रख लेना, ज़्यादा नहीं लिखाई है इसीलिए मैंने, ये 5-7 जो भी हैं चोटियाँ, और सबसे ज़्यादा तो दक्षिण अरावली वाली। मध्य अरावली के अंदर कोई खास नहीं थी, गोरम घाट लिखाया, कामली घाट लिखाया, 2 हैं, कोई ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं। गोरमजी दर्रा लिखाया है, जो गोरमजी आपकी जो है चोटी की ऊंचाई है वो लिखी है। उत्तरी अरावली में भी रघुनाथगढ़ के लिए बोला, उसके अलावा 2-3 आप याद रख सकते हैं, खो के लिए भी याद रख सकते हैं, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन दक्षिण अरावली वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखाई हुई है ना, इनको सारों को एक एक को डाटा के साथ में रख लेना कि कुंभलगढ़ का कितना है, 1224 है, अचलगढ़ का कितना है, सिरोही के अंदर 1380। ये सीक्वेंस में रखने के लिए बोलता है, दिक्कत हो जाएगी वरना। अच्छा, दक्षिण अरावली के अंदर दर्रे, दर्रे कौन कौन से हैं दक्षिण अरावली के, या तो मध्य अरावली के अंदर लिखाए हैं या फिर दक्षिण अरावली के अंदर। फुलवारी की नाल सबसे बड़ी नाल है, और मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, फुलवारी की नाल, ठीक है। केवड़ा नाल जो है, केवड़ा की नाल उदयपुर जो है उसमें है, और उदयपुर से राजसमंद झील के बीच में केवड़ा की नाल। देबारी नाल है NH 27 जो नेशनल हाईवे 27 यहाँ से गुजरता है। हाथी दर्रा है पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर के बीच में है। हाथीगुड़ा नाल है, ये पाली को राजसमंद से जोड़ती है, ठीक है। और देसूरी की नाल है, कहाँ पर है, पाली के अंदर है देसूरी की नाल। इंपॉर्टेंट है दक्षिण अरावली की, याद रख लेना इनको। नेक्स्ट जो पहाड़ियाँ और पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ियाँ और पर्वतीय क्षेत्र किसके, आपके जो टोटल पूरे राजस्थान के अरावली के सभी के आएंगे इनके अंदर। इनमें मेरवाड़ा देखना, मेरवाड़ा प्रदेश कौन सा है, ये अजमेर मेरवाड़ा था ना, अजमेर के पास वाला एरिया है, उसको बोलते हैं मेरवाड़ा। अच्छा, मेरवाड़ा जो मेवाड़ और मारवाड़ है उसको अलग करती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। पींडमांट मैदान कौन सा है, देवगढ़ राजसमंद के अंदर। गिरवा क्या क्या बोलते हैं, गिरवा के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे ये उदयपुर का एरिया, ये उदयपुर, ये उदयपुर, उदयपुर जो ये सिटी है इसके चारों तरफ ऐसे श्रृंखला के अंदर, ऐसे श्रृंखला के अंदर इस टाइप से, ये ऐसे श्रृंखला के अंदर उदयपुर के अंदर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां बनी हुई हैं इनको गिरवा बोलते हैं, इनको गिरवा बोलते हैं, ठीक है। भाकर क्या है, जो तीव्र ढाल की, मतलब उनका स्लोप ज्यादा होता है, खड़ी पहाड़ियां होती हैं, पूर्वी सिरोही के अंदर हैं तीव्र ढाल वाली जो चोटियां हैं उनको बोलते हैं, पूर्वी सिरोही के अंदर हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं भाकर। सिरोही के अंदर सबसे ज़्यादा चोटियाँ भी आपने दक्षिण अरावली के अंदर अभी देखा कि सबसे ज़्यादा चोटियों की ऊंचाई जो है वो कहाँ पर है, आपके सिरोही के अंदर है, और जो ढाल ज़्यादा है, जिनका स्लोप ज़्यादा है, उनको बोलते हैं भाकर, ठीक है। मगरा,
मगरा विकास क्षेत्र, मगरा कार्यक्रम भी कही जाते हैं। उदयपुर का जो उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश है उसको बोलते हैं मगरा। अच्छा, भोमट, भोमट के बारे में कई बार पूछता है कि दक्षिणी राजस्थान जो है कौन सा, उदयपुर है, डूंगरपुर और सलूम्बर सिरोही, ये 4 आपको जिले याद रखने हैं। का अरावली पर्वतीय प्रदेश जहां भील जनजाति, जहां पर भील जनजाति निवास करती है, ठीक है, वो वाला प्रदेश भोमट प्रदेश है। इतिहास के अंदर भी काफी रिलेट करेगा ये भोमट। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहां पर है, कोटा झालावाड़ के अंदर, जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है उसके अंदर है मुकुंदरा हिल्स। त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों के बारे में पूछता है। त्रिकुट पहाड़ी के बारे में भी और त्रिकुट पर्वत के बारे में। ये त्रिकुट पहाड़ी है, इस पर तो जैसलमेर वाला जो सोनार किला है ना वो बना हुआ है, और त्रिकुट पर्वत जो है ना उस पर है केला देवी मंदिर करौली, ठीक है, केला देवी मंदिर करौली वाला त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। ये आपका जो है अभी तक जो अपना भौतिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ा हमने। तो भौतिक विभाजन के बारे में ये सारा अपना डिटेल था। एक बार फास्टली वापस से जो भी भौतिक विभाजन 4 पार्ट हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिनमें से 2 आज जो मैंने कंप्लीट किए हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली का प्रदेश जो है उसके अंदर 3 अरावली के पार्ट हैं, उनको क्लियर, मतलब जो 50% पार्ट है, और नेक्स्ट 50 है उनमें 10-10 पॉइंट है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, अभी जो अपना ये अपने किया है 50% पार्ट, और मेजर पार्ट यही है, आप ये 50 नहीं है, एक्चुअल में 70% पार्ट मानो कंप्लीट है, और इवन 75% ये मान के चलो आप। तो भौतिक विभाजन एक बार मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड एक बार वापस बताता हूं, ध्यान से सुनना। भौतिक विभाजन जो अपने 4 डिवीजन मेनली, पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदानी और ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन कौन से हैं मैप के अंदर दिखा रखे हैं। भौतिक विभाजन, इससे पहले हमने पढ़ा कि अवधारणा कहां से आई है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 का सिद्धांत था। उत्तर वाला अंगारा, दक्षिण वाला गोंडवाना, बीच वाला टेथिस सागर, जो लैंड वाला पार्ट था पेंजियार, जो जल वाला पार्ट था वो पेंथालसा। इसके बाद में मैंने बताया कि मरुस्थल और पूर्वी मैदानी, वो टेथिस सागर का भाग है, अरावली, अरावली और पठारी प्रदेश है, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जो क्लासिफिकेशन था भौतिक भाग का 4 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी पठारी। कितना प्रतिशत है, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं, शुष्क मरुस्थलीय के अंदर बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय में 4 डिवीजन आते हैं, घग्गर का मैदान है, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। अरावली के अंदर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। पूर्वी मैदानी 4 बेसिन आते हैं, चंबल, माही, बाणगंगा और बनास। दक्षिणी पूर्वी पठारी विंध्य, कगार और डंकन प्लेट्यू। पहला पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय, कितना प्रतिशत है, पूरे थार का राजस्थान के अंदर कितना है, कितने जिले आते हैं, 19 तो इसके अंदर आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय, और 9 जिले आते हैं आपके अरावली के अंदर, ठीक है। अरावली के अंदर 9 बताए, पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर 19 बताए। अच्छा, वर्षा की मात्रा कहां से कहां तक बढ़ती है, इसमें कम है। अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है, और रेगिस्तान का मार्च किसको बोलते हैं। शुष्क मरुस्थलीय, महान मरुस्थल भी बोला जाता है। जैसलमेर का याद रखना है, लाठी सीरीज क्या है और इसके बारे में, चंदन नलकूप, थार का घड़ा। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 4 डिवीजन है, चारों को याद रखना है, कौन सा है, शेखावाटी है, इस घग्गर, शेखावाटी, नागौरी और गोडवाड़, चारों सीक्वेंस के अंदर आपको यहां पे मार्क किया हुआ है। घग्गर के अंदर नाली किसको बोलते हैं और बग्गी किसको बोलते हैं, सर्वाधिक लू कहां पर जो है आपकी ये आंधियां कहां पर चलती हैं, लू की बात नहीं है, वो तो जैसलमेर में ही चलती हैं, बाकी सर्वाधिक आंधियां गंगानगर के अंदर। अच्छा, शेखावाटी प्रदेश के अंदर क्या का बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, आंतरिक जल प्रवाह या तोरावाटी क्षेत्र। खादर बांगर किसको बोलते हैं, ये टर्म समझ लेना। नागौरी उच्च भूमि किन किन के बीच में है, ये आपको मैंने नागौर, डीडवाना, कुचामन का यहाँ पे मार्क किया हुआ है। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, ये डिजीज यहाँ पर मोनली पाई जाती है। जायल श्रेणी जो है फ्लोराइड युक्त जल है, उसका लिए प्रसिद्ध है ये जायल श्रेणी। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी के बारे में बताया, यहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है इस पानी के अंदर, जो नागौरी उच्च भूमि है इसके अंदर पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। गोडवाड़ प्रदेश है, प्रमुख बांध कौन सा है, 56 की पहाड़ियों के बारे में देख लेना। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। जवाई बांध,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इर्ग, हमादा और रेग। इर्ग पूर्ण रेतीला, पथरीला और मिश्रित, ठीक है। बरखान, बरखान का जो हाफ है उसको क्या बोलते हैं, सीफ। सब्र काफिज के बारे में, अच्छा, बरखान का जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसको क्या, रोही मैदान बोला। और थली है, थली को पता है ना, थली जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो रेगिस्तान का ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको बताया मैंने, ठीक है। पीवड़ा क्या है, सांप है। इनसेलबर्ग क्या है, जो मतलब ढालनुमा जो खड़ी चट्टानें रेगिस्तान की, उनको बोलते हैं। पलाया खारे पानी की झील है। और खड़ीन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि खड़ीन क्या है, किस हिसाब से वो कृषि करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कुल कितना है, राजस्थान में कितनी है, 3 राज्यों और के एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, और टोटल 9 के अंदर। मरुस्थलीय कितने में है, 19 के अंदर। अरावली की लंबाई एवरेज कितनी है, औसत। उत्तरी अरावली के अंदर महत्वपूर्ण चोटियां कौन सी हैं, याद रख लेना। मध्य अरावली के अंदर दर्रे और जो चोटियां हैं, गोरमजी है, तारागढ़ है। ये तारागढ़ के बारे में पूछ लेता है कहां पर है, तो आपको याद ध्यान में रखना, मध्य अरावली के अंदर। दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, 2 लिखाए हैं, कामली घाट और गोरम घाट दर्रा। दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखना है। जो भी 6-7 दर्रे लिखाए हैं, उन दर्रों को मैं वापस बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। दक्षिण अरावली के अंदर जो ये कुछ नाल, नाल भी दर्रे को ही बोलते हैं, मतलब जो चोटियां हैं दक्षिण अरावली की चोटियां, उनको याद रखना है। दर्रा या नाल सिमिलर टर्म्स हैं दोनों, मतलब जो संकीर्ण जो धरातलीय क्षेत्र है पर्वतों के बीच का, उनको बोलते हैं। नाल बोलो या दर्रा बोलो, एक ही बात है। 4-5 नाम लिखाए हैं, कहां पर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस के बीच में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि जो अन्य पहाड़ियाँ, जो टोटल पूरे के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान की, अब मैं कोई मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिण पठारी प्रदेश, किसी प्रदेश विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल पूरे राजस्थान के अंदर जो भी पहाड़ियाँ पर्वत, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछता है, आपको बोल देगा कि भाई मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन को अलग करती हैं, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को अलग कौन सी करती हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती हैं। गिरवा क्या है, मगरा, भाकर। मुकुंदरा कहाँ पर है, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, ये पूछ लेता है। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी, इनके बारे में पूछ लेता है। प्रश्नावली पर चलते हैं अब, जो RMSSSB ने जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में। अच्छा, पहला प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 1, राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है, राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, मैंने बताया आपको 61.11% भाग जो आपका है मरुस्थलीय। इसका मतलब कितना हो गया, 2/3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखना, लाठी सीरीज क्या है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे हुए हैं, ये मैं खुद से फॉर्मेशन नहीं किया है, जो एग्जाम के अंदर RMSSB ने खुद पूछे हैं। क्या बोला था मैंने कि जो ये भौगोलिक बेल्ट है, ये मीठा पानी है, जो 80 किलोमीटर की, जो आपके अंदर यहाँ जैसलमेर में जो पोखरण से लेकर ये मोहनगढ़ के बीच के अंदर इंटरनल जो है, धरती के अंदर जो है मीठा पानी प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं लाठी सीरीज। और इसके पास में मैंने क्या बताया था, चंदन नलकूप बताया था, ठीक है। कितना था चंदन नलकूप, 2.30 लाख, इतनी क्षमता थी, ठीक है। अच्छा, अरावली की चोटियाँ, अरावली की चोटियाँ की जो आपको अवरोही क्रम के अंदर इसको करना है, अचलगढ़, जरगा, शेर और गुरु शिखर। देख पा रहे हो ये सारे जो हैं दक्षिण जो पार्ट है अरावली का, उसकी सारी चोटियाँ दी हुई हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसके अंदर, अचलगढ़ 1380, जरगा 1431, शेर 1597 और आपकी जो ये गुरु शिखर है 1722, जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली या पूरी अरावली की ही सबसे बड़ी चोटी, गुरु शिखर 1722। तो आप अरेंज कर देगो इनके अवरोही क्रम में, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखना, चंद्राकार, वैसे चंद्राकार नहीं है, ये अर्ध चंद्राकार है वैसे तो, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछा गया कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। गिरवा क्या है, उदयपुर है, इसके अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा बोलते हैं। अच्छा, खड़ीन क्या था, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मैंने बताया कि आपको जो स्तूप हुआ करते थे, बालू का स्तूप, उनके बीच में जो पानी जमा होता था, उसको आप वो काम में लेते थे, कृषि के काम में लेते थे, उसको बोलते थे खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों की तकनीक है, पुरानी तकनीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार बरखान। अच्छा, बरखान का हाफ क्या बोलते हैं, ये बरखान मैंने आपको बताया इस टाइप से, देखो आप अर्धचंद्राकार, देखो जैसे इस टाइप से,
अब ये है बरखान। अब इस बरखान को मैं अगर हाफ कर दूं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीफ, इसको क्या बोलेंगे, सीफ। ठीक है, बरखान। अच्छा ये क्या थे, ये सब्र काफिज थे यहाँ पे। ठीक है, बरखान देखो ये रहा ना, ये वाली शेप देख पा रहे हो वैसे, अर्धचंद्राकार शेप, ये बरखान है। सबसे खराब यही होता है बरखान। नाकोड़ा पर्वत, क्वेश्चन नंबर 5, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत, ये नाकोड़ा पर्वत है, ये भैरव मंदिर है, पार्श्वनाथ भैरव मंदिर, उसके लिए बना हुआ है यहाँ नाकोड़ा पर्वत। किसको बोला जाता है बताओ देखें। ये 56 की पहाड़ियाँ है ना, इनको बोला जाता है। मतलब ये बालोतरा के अंदर मैंने आपको अभी बताया ना कि ये पार्श्वनाथ जो है मंदिर, भैरव मंदिर है, उसका मंदिर है, नाकोड़ा पर्वत पर है, जैन धर्म के लिए है, 56 की पहाड़ियों में। 56 पहाड़ियाँ एक सीक्वेंस के अंदर हैं, इसलिए बोलते हैं इसको 56 की पहाड़ियाँ। अभी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको ये। ठीक है, तो आज का ये अपना कंप्लीट होता है सेशन, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी बिंदु मैंने आपको लिखाए उनको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। और प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में वो हैं जो RMS SSB ने पूछे हैं। अब एक प्रश्न आपको मैं यहाँ से पूछता हूँ जो वनपाल भर्ती 2022 के अंदर आया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, जो भाग नहीं है बांगर प्रदेश का वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अच्छा, खादर बांगर के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये बांगर क्या होता है आपको हिंट दे देता हूं मैं, आपको हिंट दे देता हूं। ये होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ या प्राचीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। अच्छा, किसको बोलते हैं ये आपको बताना है, और जिसका आंसर जो है इन 4 के अंदर से वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देना है। ठीक है, तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी अपनी, जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है उसके बारे में थी। 2 भौतिक विभाजन महत्वपूर्ण, जिनके अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो 61.11% है, और अरावली प्रदेश, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस भौतिक विभाजन से और भी क्वेश्चंस उठाएंगे, क्योंकि भौतिक विभाजन ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चन आप मान के चलो कि ये रीढ़ की हड्डी है पूरी राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी की नहीं, ये मतलब ये आएगा ही आएगा, ये मान के चलो आप। 99% चांस है, 99% चांस है भौतिक विभाजन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 40 मार्क्स का सेक्शन है। 40 मार्क्स के अंदर आप मान के चलो 1 से 2 प्रश्न अकेले राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल में भी अकेला भौतिक विभाजन से आएगा। जो 2 हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 10-10 पॉइंट है, उनके अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन हम जो उनको करने के बाद में मेनली जो है क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो RMS SSB ने पूछे गए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करता है अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, तो ये अपना रहेगा नेक्स्ट, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है जो भी मतलब आपको इसके अंदर क्या क्या आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको लिख के बताना है। और जो भी ये समराइज्ड फॉर्म है, जो भी मैंने आपको ये समराइज्ड किया, उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है पॉइंट वाइज। ठीक है, और जिनको ये लगता है मतलब कि राजस्थान जी के बड़ा है, होएगा नहीं, इतना बड़ा पोर्शन है, तो ये 40 मार्क्स का पोर्शन है, ये मतलब एग्जाम से आउट करने के लिए काफ़ी है। तो आपको 2 पंक्तियां बताता हूँ कि ना किसी रहस्य और ना रहगुजर से निकलेगा, और ये हमारे पाँव का काटा है और हम ही से निकलेगा। ठीक है, तो हम ही से निकलेगा, तो कोशिश भी हम ही को करनी है, लगातार बने रहना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू डियर।